दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी मग में। चलिए बिना देरी के आपको ले चलते हैं कहानी के अद्भुत संसार में। एक छोटे से घर का आंगन, खुला नीला आसमान, लेकिन हवा में हल्की सी उदासी सी तैर रही थी। आंगन में नीम के पेड़ के नीचे एक काला घोड़ा पेड़ से बंधा खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कुछ तो था, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। दो भाई आंगन के एक कोने में चुपचाप खड़े थे। उनकी नम आंखें थीं और उनकी निगाह अपने प्यारे घोड़े तूफान पर टिकी थीं, जो नीम के पेड़ से बंधा हुआ था। अंदर छोटे से कमरे में उनके बाबा बिस्तर पर पड़े थे, कई दिनों से बीमार, और थोड़ी थोड़ी देर में उनके खांसने की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। लकी सिंह ने अपने छोटे भाई तकदीर सिंह की तरफ देखा। उसकी आंखें भर आईं। धीमे से बोला, यार, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें अपने प्यारे घोड़े तूफान से विदा होना पड़ेगा। जब बाबा ने कहा कि तूफान को बेच देंगे ताकि दवाई खरीदी जा सके, तो मेरा तो दिल ही बैठ गया। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। तकदीर सिंह ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई, हमें बाबा की दवाई का इंतजाम हर हाल में करना होगा। बाबा की जान तूफान से कहीं ज्यादा कीमती है। तभी उनकी मां वहां आ गईं। गुस्से से दोनों को घूरते हुए बोलीं, अब तक घर में ही हो, सूरज सिर पर आ गया है, मंडी कब जाओगे? तुम दोनों बड़े ही आलसी हो। अभी जा रहे हैं मां, लकी सिंह बोला। तूफान बेचारा भूखा है, पहले उसे कुछ खिला पिला लेते हैं। मां ने झुंझलाकर कहा, तुम दोनों को अक्ल है भी या नहीं? बाप बुखार में तप रहा है और तुम्हें घोड़े की पड़ी है। तकदीर जल्दी से बोला, मां, चिंता मत करो, तूफान को बेचते ही हम सीधा वैद्य जी के पास जाएंगे। मां कुछ बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। उनके जाते ही लकी ने तूफान की रस्सी खोली और दोनों भाई उसे लेकर जानवरों की मंडी की तरफ चल पड़े। उनका दिल बोझिल था, कदम जैसे पीछे खींच रहे थे। उन्होंने बचपन से बड़ी मोहब्बत से इस घोड़े को पाला था। बढ़िया खाना, साफ सफाई और ढेर सारा प्यार। इसी वजह से तूफान अब हट्टा कट्टा, दमदार और देखने में किसी राजसी घोड़े से कम नहीं था। लकी सिंह अब 16 साल का था और तकदीर सिंह उससे 2 साल छोटा। कुछ ही दिन पहले की बात है, जब सब कुछ जैसे अचानक बदल गया। उनके बाबा, जो पहले एक राजमहल में दरबान थे, अचानक बहुत बीमार पड़ गए और बीमारी की वजह से उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। किसी और को उनकी जगह रख लिया गया था। कुछ दिन तक तो घर का खर्च पहले से बचाए गए पैसों से चलता रहा, लेकिन वो जमा पूंजी ज्यादा दिन कहां टिकती। जल्दी ही सब खत्म हो गया और घर में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी तंगी होने लगी। लकी सिंह ने बहुत कोशिश करके कहीं मजदूरी पकड़ ली, मगर मेहनत के बदले जो पैसे मिलते, उनमें या तो खाने पीने का इंतजाम होता या बाबा की दवा। दोनों साथ में संभालना नामुमकिन था। जब बाबा ने ये हालात देखे तो उन्होंने एक बहुत फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि अब तूफान, उनका प्यारा घोड़ा, घर में सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया है, इसलिए उसे बेच दिया जाए, ताकि उसके बदले जो पैसे मिलेंगे उनसे इलाज हो सके और वो दोबारा सेहतमंद होकर काम करने के लायक बन जाएं, और शायद घर की हालत भी थोड़ी सुधर जाए। इस फैसले ने लकी और तकदीर दोनों भाइयों का दिल तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने बाबा की बात का कोई भी विरोध नहीं किया, बस चुपचाप सिर झुका दिया। अब वे दोनों जानवरों की मंडी के पास पहुंच ही गए थे। तभी लकी सिंह अचानक रुक गया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई बड़ा आइडिया उसके दिल में आया हो। वो बोला, रुको तकदीर, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त सोच आई है। तकदीर ठिठक गया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। लकी बोला, हम हमेशा गरीब थोड़ी रहेंगे भाई, एक दिन हमारे पास भी खूब पैसा होगा। तकदीर ने हंसते हुए कहा, भाई, आज तो तुम सपनों से भी बड़ा सपना देख रहे हो। कहां हम तूफान बेचने जा रहे थे और कहां अमीर बनने की बात कर रहे हो। लकी मुस्कुराया और बोला, मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। रात को मैंने फिर से सपना देखा था कि मैं एक जादुई उड़ने वाले कालीन पर परियों की रानी के साथ आसमान में घूम रहा था। खैर, वो सपना बाद में सुनाऊंगा। इस वक्त तो मैं बस ये सोच रहा हूं कि हम तूफान को जिस किसी को भी बेचें, उससे बाद में जाकर पैसे लौटा देंगे और अपने प्यारे तूफान को दोबारा वापस ले आएंगे। तकदीर खुशी से उछल पड़ा, वाह भाई, ये तो सोने जैसी बात है। लेकिन फिर उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया।
पर एक बात सोचो, अगर किस्मत ने साथ दिया और हम वाकई इतने पैसे वाले बन भी गए, तो क्या उस आदमी को ढूंढ पाएंगे जिसने तूफान को खरीदा हो? क्या पता दोबारा उससे मुलाकात ही ना हो पाए। उसकी आंखों में फिर चिंता थी, लेकिन दिल में कहीं एक उम्मीद भी। लकी सिंह मुस्कुराकर बोला, उसकी चिंता तू मत कर। अगर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी तो ये काम भी आसान हो जाएगा। और मेरी फिक्र भी मत करना। गोलियों के खेल में मैं तुझसे हार जाता हूं, लेकिन हिम्मत में कभी नहीं हारूंगा। तकदीर ने हंसते हुए ये बात कही और फिर धीरे से पूछा, तो क्या तू उस आदमी पर नजर नहीं रखेगा जिसे हम तूफान बेचेंगे? लकी ने सिर हिलाया, तेरा काम बस इतना होगा कि तू उस आदमी का घर देख ले। बाकी मैं मेहनत करके कुछ पैसे जमा कर लूंगा और कुछ ही हफ्तों में तूफान फिर से हमारे आंगन में खड़ा होकर हिनहिना रहा होगा। तूफान से उसका जो लगाव था वो अलग ही था। इसी वजह से तकदीर वहीं से टला नहीं। वह एक लंबा चक्कर काटकर मंडी के अंदर पहुंचा और भूसे के एक बड़े ढेर के पीछे छुपकर लकी सिंह को देखने लगा। लकी तूफान की लगाम पकड़े किसी खरीदार के इंतजार में खड़ा था। तकदीर को अपने भाई की यह तरकीब बहुत पसंद आई थी और अब उसने ठान लिया था कि जो भी तूफान को खरीदेगा वह उसका घर जरूर ढूंढ निकालेगा, ताकि जब पैसे इकट्ठा हो जाएं तो अपना प्यारा तूफान फिर से घर ला सकें। अभी उसे वहां छुपे थोड़ी ही देर हुई थी कि एक नौजवान वहां आया, लंबा, गठीला और इतना सुंदर जैसे किसी देश का राजकुमार हो। उसने प्यार से तूफान को सहलाया और फिर लकी से उसके बारे में बातें करने लगा। कुछ पल बाद उसने अपनी पोशाक की जेब से सोने की सिक्कों से भरी थैली निकाली और लकी सिंह को थमा दी और तूफान को अपने साथ ले गया। जब लकी सिंह ने वो भारी थैली पकड़ी तो उसकी आंखें चमक उठीं। आमतौर पर कोई भी अच्छा घोड़ा 10-12 सोने के सिक्कों में आराम से बिक जाता था, लेकिन यह थैली पूरी 100 सिक्कों से भरी थी। इतने में तो कोई पूरा तबेला ही खरीद ले। इतने पैसे देखकर लकी सिंह तूफान की मोहब्बत को पल भर में भूल गया और थैली को अपनी बगल में दबाकर ऐसे घर की ओर दौड़ा जैसे कोई खजाना लेकर भाग रहा हो। तकदीर भूसे के ढेर के पीछे से सब देख रहा था और हैरान था कि जो भाई अब तक तूफान को अपने बच्चे जैसा मानता था, वो अब आंखों में एक भी आंसू लिए बिना सीधे घर की तरफ भाग गया। उसे उम्मीद थी कि लकी आखिरी बार तूफान से लिपटेगा, उसे प्यार करेगा और रोते हुए विदा करेगा, मगर यहां तो उलटा ही हो गया। सिक्कों ने सारी मोहब्बत पर पर्दा डाल दिया। तकदीर सिंह का दिल भारी हो गया। उसने अफसोस से उस शानदार नौजवान को देखा जो अभी अभी तूफान को खरीद कर ले गया था। वह घोड़े की लगाम पकड़े हुए पैदल ही चल पड़ा था, जैसे उसे कहीं पास ही जाना हो, इसलिए उसने तूफान पर सवारी नहीं की। तकदीर सिंह चुपचाप भूसे के ढेर के पीछे से निकला और उस युवक के पीछे चल पड़ा। कुछ ही दूर गए होंगे कि सामने एक सराय दिखाई दी। नौजवान ने तूफान को सराय के एक नौकर के हवाले किया और खुद भीतर चला गया। अब तकदीर सिंह वहीं रुककर सोचने लगा, क्या यह युवक किसी दूसरे शहर का रहने वाला है? क्या अब ये लौट जाएगा? क्या तूफान फिर कभी उनके पास लौट पाएगा? उसके मन में जैसे एक अजीब सी बेचैनी भर गई। तभी कुछ ही पल बाद वो नौजवान सराय से बाहर निकला। उसके हाथ में चमड़े का एक सुंदर थैला था। इतने में सराय का वही नौकर तूफान को वापस लेकर आया। युवक ने एक सुनहरा सिक्का उसके हाथ पर रखा और झटपट तूफान पर चढ़कर तेजी से एक दिशा में निकल गया। अब तकदीर सिंह तेजी से उस नौकर के पास पहुंचा जिसकी हथेली में वो चमकता सिक्का था। वह नौकर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे मन ही मन बहुत खुश हो। तकदीर ने उससे पूछा, भाई, ये नौजवान कहां का रहने वाला था? तो वो तुरंत सतर्क हो गया। उसने मुट्ठी बंद की और तीखी नजरों से तकदीर को देखा। फिर बोला, अरे ओ लड़के, मैं तुझे क्यों बताऊं कि वो हमारे पड़ोसी देश के एक अमीर व्यापारी का बेटा है। उसका नाम विक्रम है और वो चंद्रपुर नाम के शहर में रहता है। अब वो वहां लौट गया है। फिर उसने मुंह फेरकर कुछ मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे चंद्रपुर की नजरें यानी वहां की अंजीरें ऐसी हैं कि तुम्हारे बाप दादा ने भी वैसी नहीं देखी होंगी। तकदीर सिंह ने थोड़ा मुस्कुराकर जवाब दिया, सच कहूं, मेरे बाप ने नहीं, लेकिन मेरे दादा ने जरूर खाई थीं और वे बहुत तारीफ किया करते थे। फिर उस नौकर ने पूछा, तो तू चंद्रपुर जाएगा क्या?
तकदीर सिंह ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मुझे वहां एक जरूरी काम है। यह सुनकर वह नौकर जैसे खुश हो गया। बोला, तो फिर जाते हुए मेरे लिए कुछ अंजीर जरूर ले आना। और हंसते हुए उसने वह सुनहरा सिक्का तकदीर की हथेली पर रख दिया। लो, इससे तो ढेर सारी अंजीरें आ जाएंगी। तकदीर ने वह सिक्का थाम लिया, उसे मुस्कुराकर प्रणाम किया और वहां से निकल पड़ा। अब उसके पेट में भूख की आग लगी थी, लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, चंद्रपुर और तूफान। भूख के मारे आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था तो तकदीर सिंह पास ही एक देसी ढाबे पर पहुंचा, जहां एक भटियारिन मिट्टी के तंदूर के आगे बैठी रोटियां सेंक रही थीं। उसने वहीं बैठकर गरम गरम रोटियां और मूली की भुजियां खाई। उसका स्वाद ऐसा था कि जैसे मां के हाथ की बनी हो। खाना खत्म करके जब उसने भटियारिन को वो सोने का सिक्का दिया जो उसे विक्रम ने दिया था, तो भटियारिन हैरान रह गई। वो थोड़ी झिझकी, फिर हंसते हुए बोली, अरे बेटा, मैं तो समझी थी कि तू कोई गरीब राहगीर है और इसीलिए तेरे सामने बस भुजिया और रोटियां ही रख दी। मछली तो बनी थी, पर वो खत्म हो चुकी। तकदीर सिंह चुपचाप उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। बाकी पैसे लेकर उठ खड़ा हुआ। उसका मन घर लौटने का नहीं कर रहा था। दिल में एक ठान चुका था, जब तक तूफान को वापस नहीं लाएगा तब तक घर में कदम नहीं रखेगा। उसे लकी सिंह की खुदगर्जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ सोने के सिक्के क्या मिल गए, उसने तूफान की सारी मोहब्बत ही भुला दी। तकदीर सोचने लगा, जब वो तूफान को वापस लेकर जाएगा तब लकी सिंह को उसे छूने भी नहीं देगा। लेकिन असली मुश्किल तो ये थी कि तूफान अब विक्रम के पास था, जो चंद्रपुर का रहने वाला था, और चंद्रपुर यहां से कई कोस दूर था। मान लो वहां पहुंच भी गया तो उस भीड़ भरे शहर में विक्रम को ढूंढेगा कैसे? इन्हीं उलझनों में डूबा वह एक बाग के पास पहुंच गया। बाग बहुत बड़ा था, चारों तरफ फूलों की महक और रंग बिरंगे फलों से लदे पेड़। उसे वहां सुकून सा महसूस हुआ। एक घने पेड़ के नीचे हरी हरी घास पर लेट गया और जैसे ही आंखें बंद कीं, थोड़ी ही देर में गहरी नींद में खो गया। लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा देर टिक न सकी। थोड़ी ही देर में बाग का मालिक वहां आ धमका। वो आदमी बहुत लंबा चौड़ा और भारी भरकम था। चेहरा इतना डरावना कि किसी भालू जैसा लग रहा था। बड़ी बड़ी मूंछें और लाल आंखें देखकर ही किसी का भी दिल दहल जाए। जैसे ही उसने तकदीर सिंह को अपने बाग में सोता देखा, उसका पारा चढ़ गया। गुस्से में उसने एक जोर की ठोकर मार दी और चीखा, क्यों बे, ये तेरे बाप का बाग है क्या? तकदीर सिंह एक झटके में उठ बैठा, आंखें मलते हुए उस आदमी को घूरने लगा। डर ऐसा कि दिल जैसे गले में आ गया हो। वह उठकर भागने ही वाला था कि तभी उस आदमी ने उसे कसकर पकड़ लिया। अब तकदीर कांपने लगा। डर के मारे उसके होंठ भी हिल नहीं रहे थे। वह आदमी दांत पीसता हुआ बोला, अब तो तू मेरी पकड़ में है, कहां जाएगा अब? और फिर उसने तकदीर को कान से पकड़कर जबरदस्ती अपने घर की तरफ घसीट लिया, जो बाग के अंदर ही बना हुआ था। जैसे ही मंगू उस पुराने डरावने से मकान में पहुंचा, उसके साथ तकदीर सिंह को भी घसीटता हुआ अंदर ले गया। अंदर पहले से 3 और डरावने आदमी बैठे थे। मंगू ने गुस्से में आकर तकदीर को ऐसा धक्का मारा कि वह सामने की दीवार से टकराते टकराते बचा। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए तकदीर ने हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज में बोला, हे बाग के रक्षक, मुझे माफ कर दो। लेकिन मंगू का चेहरा और भी तमतमा गया। उसने गरजते हुए कहा, अबे, मैं तुझे कोई देवता लगता हूं क्या? तकदीर कुछ सकपकाया, फिर धीरे से बोला, भाई, लकी सिंह ने बताया था कि उन्होंने एक सपना देखा था जिसमें एक लाल आंखों वाला, बड़ी बड़ी मूंछों वाला भयानक चेहरा दिखा, बिल्कुल आपकी तरह। और वैसे भी, आप मानिए या न मानिए, मैं सिर्फ 14 साल का हूं, लेकिन फिर भी आपको देखकर बेहोश नहीं हुआ। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह सुनकर मंगू का गुस्सा आसमान छूने लगा। वह चिल्लाया, अबे ओ मुर्गी के बच्चे, मैं कोई देव नहीं हूं, मैं हूं मंगू डाकू। और तू बार बार देव देव क्यों रट रहा है? अगर एक बार और बोला तो ऐसा थप्पड़ दूंगा कि गर्दन घूमकर पीछे हो जाएगी। फिर मंगू अपने एक साथी की तरफ मुड़ा और बोला, इस लड़के को उस लड़की के साथ तहखाने में बंद कर दो, दोनों को एक साथ भेजेंगे। उसके इशारे पर एक आदमी तकदीर को बाजू से पकड़कर नीचे बने अंधेरे तहखाने में ले गया और वहां एक कमरे में बंद कर दिया।
तहखाने में हल्की सी रोशनी थी। एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ की पीली चमक में एक 16-17 साल की लड़की बैठी थी, बेहद प्यारी और मासूम सी, जैसे कोई परी हो। उसकी आंखें तकदीर को हैरानी से घूर रही थीं। कुछ पल बाद उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? तकदीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं तकदीर सिंह हूं, वज्र सिंह का बेटा, और लकी सिंह मेरा बड़ा भाई है। और मां का नाम मुझे आज तक नहीं मालूम। कभी पिताजी उन्हें मेरी मां कहकर बुलाते हैं, कभी लकी की मां। इतना कहते हुए वो थोड़ा झेंप गया। लड़की उसकी बात सुनकर हंस पड़ी, फिर अचानक गंभीर होकर बोली, मगर तुम मंगू डाकू के हाथ कैसे लग गए? तकदीर ने गहरी सांस लेकर कहा, नींद आ रही थी तो बाग में सो गया। मंगू को गुस्सा आ गया और वो मुझे यहां ले आया। फिर थोड़ी रुककर उसने पूछा, लेकिन आप कौन हैं? लड़की की आंखों में दर्द उतर आया। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम कणिका है और मैं वह बदनसीब लड़की हूं जिसने होश संभालते ही अपने आप को मंगू की कैद में पाया। पहले वह मुझसे घर के सब काम करवाता था। अब जब मैं बड़ी हो गई हूं तो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन जब मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे इसी अंधे तहखाने में बंद कर दिया है। कणिका ने उदास होकर कहा, अब वह मुझे एक नौकरानी बनाकर चंद्रपुर शहर में किसी अमीर आदमी को बेच देगा। चंद्रपुर का नाम सुनते ही तकदीर सिंह का चेहरा एकदम बदल गया, जैसे कोई भूली बिसरी याद दिल में चुभ गई हो। कणिका की आंखों में आंसू तैरने लगे। वह बोली, ना जाने मेरे माता पिता कौन होंगे, कहां होंगे? तकदीर सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मंगू डाकू तो मुझे भी बेचने की बात कर रहा था। बहुत घटिया आदमी है वो। कणिका ने उसकी तरफ स्नेह से देखा और बोली, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम्हारी मां तुम्हें कितना याद करती होंगी। तकदीर ने भोलेपन से जवाब दिया, बहन कणिका, मेरी मां मुझे तभी याद करती हैं जब उनके सिर में दर्द होता है। यह सुनकर कणिका मुस्कुरा उठी, पर उसी पल उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। अगर मंगू डाकू ने तुम्हें भी मेरे साथ भेज दिया तो शायद तुम कभी अपने घर वापस न जा सको। तकदीर आंखें फैलाकर बोला, क्या घर का भी कोई मोह होता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। कणिका ने हंसते हुए समझाया, मतलब यह कि तुम कभी अपने घर लौट नहीं पाओगे। तकदीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वैसे चंद्रपुर जाने की मेरी तो बहुत बड़ी इच्छा थी। कणिका ने हैरानी से पूछा, क्यों? तकदीर बोला, वहां मेरा दोस्त तूफान गया है। मापारा कुछ नहीं समझी, बोली, ये तूफान कौन है? क्या किसी दूर देश से आया है? तकदीर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तूफान कोई आदमी नहीं, एक घोड़ा है। हमारे मामा जब चीन गए थे तो वहां से एक छोटा सा घोड़ा लेकर लौटे थे। हमने उसका नाम रखा तूफान। मैंने और मेरे बड़े भाई लकी सिंह ने मिलकर उसे पाला था। जब वह बड़ा हुआ तो हम दोनों उस पर बैठकर गांव भर में घूमते थे। लेकिन फिर पिताजी बहुत बीमार हो गए, उनकी नौकरी भी चली गई, घर चलाना मुश्किल हो गया, दवाइयों और खर्चे के लिए पैसे जुटाने पड़े। मजबूरी में पिताजी ने तूफान को बेचने का फैसला कर लिया। मैंने और भाई जी ने सोचा कि जो भी उसे खरीदेगा हम उसका पीछा करेंगे और जब हमारे पास पैसे होंगे तो एक दिन वापस जाकर तूफान को ले आएंगे। आखिरकार भाई लकी ने मंडी में एक अमीर लड़के को तूफान बेच दिया। उस लड़के ने बदले में 100 सोने के सिक्के दिए, जो उसकी कीमत से भी ज्यादा थे। इतने सारे सिक्के देखकर भाई का दिल भी पिघल गया और वो घोड़े की यादें भूलकर खुशी खुशी घर लौट आया। लेकिन मैं चुपचाप उस अमीर लड़के के पीछे गया और अब जाकर पता चला है कि वह चंद्रपुर शहर के किसी बड़े व्यापारी का बेटा है और उसका नाम है विक्रम। तकदीर सिंह ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब मेरी किस्मत ने खुद ही ऐसा मौका दे दिया है कि मैं चंद्रपुर जाकर अपने प्यारे घोड़े तूफान को ढूंढ सकूं। उसकी बात सुनकर कणिका की आंखों में हैरानी थी। बोली, तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल फिल्म जैसी लगती है। लगता है तुम्हें उस तूफान से बहुत गहरा लगाव है। कणिका की बात सुनकर तकदीर का दिल भर आया। उसकी आंखें नम हो गईं और वह भावुक लहजे में बोला, बहन कणिका, अगर तुमने कभी तूफान के हिनहिनाने की आवाज सुनी होती तो शायद हैरानी से अपनी उंगली दांतों तले दबा लेती। ऐसा लगता था जैसे दूर किसी पहाड़ी से सुनहरी घंटियों की आवाजें गूंज रही हों। कणिका ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वो घोड़ा सच में बेहद खास रहा होगा, तभी तो तुम उसके लिए इतना कुछ सह रहे हो। अगली सुबह का समय था। जब कणिका और तकदीर सोकर उठे
तो मंगू डाकू के आदमी उनके लिए नाश्ता लेकर आया। दोनों ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और तभी मंगू खुद कमरे में दाखिल हुआ। तकदीर ने जैसे ही उसे देखा, उसका खून खौल उठा, लेकिन वह खुद को रोक गया। मंगू ने प्यार से कनिका की ओर देखते हुए कहा, कनिका, मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। तुम आराम और शानदार जिंदगी को छोड़कर एक मामूली नौकरानी बनने का रास्ता क्यों चुन रही हो? कनिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, मंगू, मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं। जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा था वही हुआ। तकदीर के सामने झुकने से कोई फायदा नहीं। मंगू ने कुछ पल चुप रहकर गहरी सांस ली, फिर बोला, तुम नहीं जानती, तुम्हें यहां से भेजते वक्त मेरा दिल कैसे टूट रहा है। मैं वो आदमी हूं जिसने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को मिटा दिया, लेकिन आज मेरा दिल खुद बिखर रहा है। कनिका, मैंने तुम्हें बचपन से अपने पास रखा है, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे पास सब कुछ है, दौलत, नाम, ताकत। शहर के बड़े बड़े लोग मेरा नाम सुनकर कांप जाते हैं। मैं चाहूं तो पूरी बस्ती खरीद सकता हूं। कनिका ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, तू एक क्रूर डाकू है। तूने मासूम लोगों को मारा, उनकी संपत्ति लूटी और मुझे मेरे मां बाप से अलग किया। तू उम्मीद करता है कि मैं तुझसे शादी कर लूं? उसकी बात सुनकर मंगू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गरजते हुए बोला, तू कभी भी अपने मां बाप से नहीं मिल सकेगी। जब मैंने एक काफिले पर हमला किया था, तब तुझे एक बूढ़े आदमी से छीन लिया था। वही शायद तेरा बाप था, और अब तक तो वो कब का दुनिया छोड़ चुका होगा। कनिका की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ देर बाद मंगू ने थोड़ा ठहर कर फिर कहा, कनिका, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तू मुझसे शादी करेगी या नहीं? अगर हां कहेगी तो तेरी जिंदगी किसी रानी जैसी होगी। एक बड़ा सा महल, ढेर सारे नौकर, हर दिन नए कपड़े, अच्छा भोजन। लेकिन अगर तू मना कर देगी तो तुझे किसी अमीर आदमी की गुलाम बनना पड़ेगा। वहां तुझे ठीक से खाना भी नसीब नहीं होगा। कनिका ने गुस्से से नाक चढ़ाकर कहा, मुझे तुम्हारी किसी बात की परवाह नहीं है। ये तो मेरी किस्मत है कि मैं तेरे जैसे दरिंदे से अब हमेशा के लिए दूर जा रही हूं। जब मैं तेरा चेहरा देखती हूं तो भीतर तक नफरत का एहसास होता है, क्योंकि तू वही आदमी है जिसने मुझे मेरे मां बाप से अलग करके अपने पास कैद करके रखा। कनिका की बात सुनकर मंगू आग बबूला हो गया और गुस्से से थरथराता हुआ वहां से चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपने साथियों के साथ फिर लौटा। आंखों में अब बदले का जुनून था। उसने अपने एक साथी से कहा, भोला राम, ये लड़की जबान चलाने में बहुत आगे है। इसे तुरंत चंद्रपुर ले जाओ और किसी ऐसे आदमी के हवाले कर दो जो इससे सारा दिन घर का झाड़ू पोंछा करवाए, खाने को सूखी रोटी दे और पहनने को फटे कपड़े। तभी इसे अपनी औकात समझ में आएगी। भोला राम बोला, इतनी दूर क्यों जाना? क्यों ना इसे अपने ही शहर में बेच दें? मंगू ने गुस्से से कहा, यह हमारे ठिकाने को पहचानती है, हमारे सारे भेद जानती है। अगर इसने राजा से जाकर कुछ भी कह दिया तो हमारे पीछे पूरी सेना लग जाएगी। जितनी दूर जाएगी उतना ही अच्छा होगा। फिर भोला राम ने पूछा, और इस लड़के का क्या करें? क्या इसे भी बेचना पड़ेगा? मंगू ने सिर हिलाया, हां, इस मुर्गी के अंडे को भी बेच डालो, कुछ तो पैसे इसके भी मिलेंगे। यह सुनकर सब साथी हंसने लगे, लेकिन तकदीर सिंह अब और सहन नहीं कर सका। वो गुस्से से तमतमाया और बोला, मैं अब तक चुप था, पर तुम तो हद पार कर रहे हो। तुमने फिर मुझे मुर्गी का अंडा कहा है। अगर सच में मुर्गी के अंडे पर कांटे चिपका दिए जाएं तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखेगा। मंगू ने जैसे ही हाथ उठाया उसे मारने के लिए, तकदीर सिंह चीख मारकर जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर कनिका तुरंत आगे बढ़ी और बोली, कुछ तो शर्म करो मंगू, इतने बड़े होकर एक छोटे से बच्चे को मारते हो। तभी भोला राम ने कहा, हमें वैसे ही काफी देर हो चुकी है। अब अगर इस लड़के के रोने धोने में और समय बर्बाद किया तो रास्ते में रात हो जाएगी। बाहर बग्घी तैयार है। कनिका, तू इस लड़के को लेकर उसमें बैठ जा। कनिका ने प्यार से तकदीर के आंसू पोंछे। तकदीर ने रोना बंद किया और चुपचाप उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ गया। दोनों बाहर खड़ी बग्घी में बैठ गए और भोला राम उनके पास ही बैठ गया। कुछ देर बाद बग्घी चल पड़ी और धीरे धीरे शाम ढलते ढलते वे लोग चंद्रपुर शहर में दाखिल हो गए। चंद्रपुर एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक शहर था। वहां की गलियों में रौनक थी, लोग हंसते खेलते नजर आते थे
और हर ओर बड़े बड़े रंग बिरंगे महल और हवेलियां थीं। सदियों पहले यहां एक राजा राज करता था और उसकी रानी, जिसका नाम चांदी था, एक बेहद सुंदर और दयालु स्त्री थी। दोनों राजा रानी आम लोगों के दुख दर्द को अपना समझते थे, इसलिए उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। जब वे दोनों इस दुनिया से चले गए तो उनकी याद को अमर बनाने के लिए लोगों ने इस शहर का नाम चंद्रपुर रख दिया। जैसे ही बग्घी शहर में दाखिल हुई, भोला राम ने उसे रोका और कणिका व तकदीर सिंह को नीचे उतारकर उन्हें गुलामों की मंडी की ओर ले जाने लगा। कणिका की सुंदरता देखते हुए भोला राम को पूरा यकीन था कि कोई अमीर आदमी उसके बदले 40-50 हजार सोने की मुद्राएं खुशी खुशी दे देगा। गुलामों की उस भारी भीड़ वाली मंडी में चारों तरफ शोर था। कोई लड़कों की बोली लगा रहा था तो कोई लड़कियों को टुकुर टुकुर ताक रहा था और कुछ खरीदार अपनी पसंद की तलाश में चक्कर काट रहे थे। चमकदार कपड़े पहने हुए मोटे ताजे व्यापारी आंखों में लालच लिए वहां घूम रहे थे। भोला राम कणिका और तकदीर सिंह को लेकर एक कोने में खड़ा हो गया। थोड़ी दूर पर कुछ लड़कियां थीं जिनका मालिक एक बूढ़ा आदमी था। वह बूढ़ा किसी और अमीर आदमी से सौदेबाजी कर रहा था। तभी उस अमीर की निगाह अचानक कणिका पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं और वो तेजी से उनकी ओर बढ़ा। तकदीर सिंह ने उस आदमी को गौर से देखा। उम्र करीब 65 साल, तंदुरुस्त कदकाठी, गोरा चेहरा और सफेद काली दाढ़ी। उसने सीधा भोलाराम से पूछा, इस लड़की की क्या कीमत है? भोलाराम उसकी रुतबे से प्रभावित हो गया और बोला, साहब, ऐसी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये हर घरेलू काम खुशी खुशी कर सकती है। सुई धागे से लेकर स्वादिष्ट खाना बनाने तक सब कुछ जानती है। आप जो भी कीमत तय करेंगे हमें मंजूर होगा। कुछ पल चुप रहने के बाद बूढ़े आदमी ने कहा, क्या 1 लाख सोने के सिक्के ठीक रहेंगे? यह सुनते ही भोलाराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उस बूढ़े को घूर कर देखने लगा, फिर गंभीरता देखकर जल्दी से बोला, मंजूर है। बूढ़े ने सिर हिलाया और अपने नौकर को इशारा किया। नौकर तुरंत पास खड़ी बग्घी से एक थैला लाया और उसमें गिने हुए सोने के सिक्कों की थैली भोलाराम को थमा दी। भोलाराम के चेहरे पर लालच की चमक थी। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि कणिका के बदले इतनी बड़ी रकम मिल जाएगी। फिर वह बोला, साहब, इस सौदे में एक और तोहफा भी है। ये छोटा लड़का भी आपके हवाले, जो घर के छोटे मोटे काम में मदद करेगा। बूढ़े ने तकदीर सिंह के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। कणिका की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार राहत की वजह से उसे डर था कि कहीं तकदीर सिंह उससे जुदा न हो जाए। लेकिन अब वह चैन की सांस ले सकी। बूढ़े ने दोनों को अपनी आलीशान नर्म गद्दों वाली बग्घी में बैठाया और वहां से रवाना हो गया। भोलाराम अभी तक उसी जगह खड़ा बग्घी को जाते हुए देखता रहा। तभी एक दुबला पतला झुर्रियों वाला बूढ़ा उसके पास आया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं तुझे पहचान गया हूं। 14 साल पहले तू ही था जिसने अपने साथियों के साथ हमारे काफिले पर हमला किया था और तुम्हारे सरदार ने मेरी गोद से मेरी बच्ची छीन ली थी। भोलाराम का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी रगों से सारा खून खींच लिया हो। चारों ओर नजर घुमाकर वह डरते हुए बोला, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा डाकुओं से कोई लेना देना नहीं। बूढ़ा आदमी उसे घूरता रहा, फिर शांत स्वर में बोला, डर मत। यहां बहुत सैनिक गश्त कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें पकड़वाने नहीं आया। मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, जो लड़की तुमने अभी इस बूढ़े अमीर आदमी को दी, क्या वो वही लड़की है जिसे बरसों पहले लूटपाट के दौरान तुम्हारे सरदार ने मेरी गोद से छीना था? भोलाराम की आंखें फटी रह गईं और तभी कुछ दूरी पर सैनिकों की एक टोली आसपास की जांच करने आ खड़ी हुई। उसने एक नजर उनकी ओर डाली और फिर चुपचाप सिर झुका लिया। बूढ़ा कुछ और बोले बिना धीरे धीरे वहां से चला गया, लेकिन भोलाराम की सांसें अब भी फूली हुई थीं। उधर रईस की भव्य बग्घी एक विशाल और सुंदर हवेली के सामने आकर रुकी और तकदीर सिंह व कणिका को साथ लेकर वह भीतर चला गया। अंदर की दीवारें रंग बिरंगी चित्रकारी और झूमर की रोशनी से जगमगा रही थीं। सब एक सजे संवरे कमरे में जाकर बैठ गए। कणिका ने आदर से कहा, बाबा जी, आपने मुझे खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम दे दी। मैं वादा करती हूं कि आपके घर में जी जान से मेहनत करूंगी और कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटी, तुम गलत समझ रही हो। हमने तुम्हें किसी काम के लिए नहीं खरीदा।
कल हमारी 2 नौकरानियां पानी के तालाब में डूबकर चल बसी थीं, इसलिए हम मंडी में एक कनीज लेने गए थे। मगर जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा कि तुम मेरे बेटे विक्रम के लिए बिल्कुल ठीक रहोगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी विक्रम से कर दूं। यह सुनकर तकदीर सिंह चौंक गया और झट से बोला, विक्रम भाई के पास एक काला घोड़ा भी है ना? बूढ़ा हैरानी से बोला, अरे तुम हमारे बेटे को जानते हो? तकदीर सिंह बोला, उन्हें नहीं, लेकिन उनके घोड़े को जरूर जानता हूं। उसका नाम तूफान है और वह पहले हमारा ही घोड़ा था, बाद में उन्होंने खरीद लिया। बूढ़े की हंसी निकल गई। तो तुम अपने घोड़े से मिलने आए हो? इस पर कणिका ने उसकी पूरी कहानी उस बूढ़े को सुना दी। बूढ़ा गहराई से सुनता रहा, फिर बोला, बेटा, उम्र भले ही तुम्हारी छोटी है, पर तुम्हारा दिल बहुत बहादुर है। मेरा बेटा अभी बाहर गया है, जैसे ही लौटेगा हम तुम्हारी तूफान से मुलाकात भी करवाएंगे और वो घोड़ा तुम्हें दे देंगे। उसके बाद तुम तुरंत अपने घर निकल जाना। माँ बाप को बिना बताए कहीं जाना सही नहीं होता। तुम्हारे घर वाले तो अब तक कितने परेशान हो चुके होंगे। तकदीर सिंह ने चुपचाप सिर झुका लिया और मन ही मन बूढ़े के प्रति आदर से भर गया। वहीं कणिका उस बुजुर्ग के अपनापन और सादगी से गहराई से प्रभावित थी। वह भावुक होकर बोली, आप जैसे नेक दिल और साफ मन के लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैं कोई खास नहीं, बस एक साधारण आदमी हूं जिसने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब जो समय बचा है उसे सही तरह से जीना चाहता हूं। चलो अब तुम दोनों थोड़ा आराम करो, मैं नौकरों से कहकर रात के खाने का इंतजाम करवाता हूं। लेकिन कणिका ने झट से कहा, आपने मुझे बेटी कहा है तो अब मुझे बेटी का फर्ज निभाने दीजिए। आज से घर का हर काम मैं अपने हाथों से करूंगी। यह कहकर वह रसोई की ओर चली गई, जैसे वह अब इस घर की बहू हो। उधर तकदीर सिंह बूढ़े से इधर उधर की बातें करने लगा। थोड़ी ही देर में एक और नौजवान वहां आ पहुंचा। वह था गिरधारी लाल का बेटा विक्रम। गिरधारी लाल ने उसे तकदीर सिंह और कणिका से मिलवाया। विक्रम की नजर जैसे ही कणिका पर पड़ी, वह ठिठक गया कि इतनी सुंदर, कोमल और मासूम लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। कणिका ने जब महसूस किया कि विक्रम उसे देख रहा है तो वह लाज से मुस्कुराकर सिर झुका गई। सच तो यह था कि उसे भी विक्रम अच्छा लगा था। जब विक्रम को यह पता चला कि उसकी शादी कणिका से होने वाली है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रात के खाने के बाद सब एक कमरे में बैठकर आपस में बात करने लगे। गिरधारी लाल को नींद आने लगी थी, इसलिए वह उठकर अपने कमरे में चला गया। अब कमरे में सिर्फ कणिका, विक्रम और तकदीर सिंह थे। बातों बातों में कणिका ने विक्रम को अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी। अपने बचपन की बातें, मंगू डाकू द्वारा अपहरण, गुलामों की मंडी तक का सफर, सब कुछ। उसकी कहानी सुनकर विक्रम बहुत भावुक हो गया और बोला, काश मैं तुम्हारे माता पिता को ढूंढ पाता। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पिता वही हैं जिनकी गोद से मंगू डाकू ने मुझे भी उठाया था। अब वे कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ पता नहीं। कणिका की आंखें नम हो गईं और वह धीरे से बोली, अब तो हमारी किस्मत ही हमें उनसे मिलवा सकती है। फिर वह उठकर बोली, कल मैं तकदीर सिंह के साथ उसके नगर जाऊंगी और वहां के राजा से मिलकर मंगू डाकू को पकड़वाऊंगी। अब तक विक्रम को तकदीर सिंह की पूरी कहानी भी पता चल गई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, मेरा घोड़ा बीमार होकर मर गया था, इसलिए मजबूरी में मैंने तुम्हारे तूफान को खरीदा, लेकिन अब वो घोड़ा तुम्हारा है और तुम्हें वापस मिल जाएगा। मैं तुम्हें पूरी सुरक्षा के साथ तुम्हारे घर भी छोड़ दूंगा और उन डाकुओं को भी पकड़वाऊंगा। ऐसे ही बातों में रात ढलती गई और थकान सब पर हावी होने लगी। कणिका और तकदीर सिंह ने उठकर सोने की तैयारी की। उधर गुलामों के बाजार में जिस बूढ़े से भोलाराम की मुलाकात हुई थी, उसका नाम गोविंद था और वह एक रईस के यहां काम करता था। भोलाराम की बातों से गोविंद को पूरा यकीन हो गया था कि कणिका वही लड़की है जिसे बरसों पहले उसके सामने मंगू डाकू उठा ले गया था। वह दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा। उसका मालिक शिवनाथ नाम का एक नौजवान था जो अभी हाल ही में अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति और जिम्मेदारियां संभाल चुका था। शिवनाथ एक ऐसा नौजवान था जो अपने पिता की बरसों की मेहनत से कमाई हुई दौलत को बिना सोचे समझे लुटाता जा रहा था
हर वक्त उसके आसपास दिखावटी मुस्कान वाले दोस्त जमा रहते थे जो उसकी आंखों में धूल झोंक कर उसी की दौलत से मजे लूटते थे। उस शाम जब गोविंद अपने मालिक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शिवनाथ एक कोने में चुपचाप बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। गोविंद ने चिंतित होकर पूछा, मालिक, आप ठीक तो हैं? बहुत उदास लग रहे हैं। शिवनाथ ने हल्की सी सांस भरते हुए कहा, बाबा, मैं सोच रहा हूं कि पिताजी जो संपत्ति छोड़ गए हैं वह आखिर कब तक चलेगी। खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब मन कर रहा है कि कोई काम धंधा शुरू करूं। गोविंद की आंखों में चमक आ गई। उसने झट से कहा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मालिक। मैं ऐसी खबर लाया हूं कि दौलत खुद आपके द्वार पर सिर झुकाकर खड़ी होगी। जितना चाहे खर्च कीजिएगा, कभी कमी नहीं आएगी। शिवनाथ थोड़ा चौंक गया, बोला, अरे बाबा, क्या कोई खजाना मिल गया है? गोविंद मुस्कुराया और बोला, नहीं मालिक, खजाना नहीं, मगर यकीन मानिए, आपको इतनी दौलत मिल सकती है कि पूरी उम्र चैन से गुजर जाएगी। पर दौलत तो बस हाथ का मैल है। असली बात तो यह है कि आपको इस देश की रानी मिल सकती है। शिवनाथ ने हंसते हुए कहा, बाबा, कितनी बार कहा है नशा मत किया करो। देखो कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो। जाओ जाकर आराम करो। लेकिन गोविंद मुस्कुराते हुए बोला, ना मालिक, ना मैं नशे में हूं और ना मजाक कर रहा हूं। पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो चाहें कहिए। फिर उसने शांत स्वर में कहना शुरू किया, यह बात आज से करीब 14 साल पहले की है। उस वक्त मैं राजा के महल में माली का काम करता था। मेरी शादी हो चुकी थी और बड़ी मुश्किल से 15 साल बाद मेरे घर एक बेटा हुआ था। गोविंद ने अपनी तेज सांसों को संभालते हुए कहानी आगे बढ़ाई। मालिक, मैं बचपन से ही बहुत गरीब था, लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश थी, बहुत सारा धन हासिल करना। मैं अक्सर ख्याली पुलाव पकाया करता था, सपनों में बड़े बड़े महल बसाता, लेकिन हकीकत में दौलत हमेशा मुझसे दूर ही रही। माली की नौकरी के तौर पर मुझे जो मिलता था वो इतना कम था कि घर का खर्च किसी तरह मुश्किल से चलता था। एक दिन जब मैं राजा के बाग में पौधों को पानी दे रहा था, तभी मैंने उसे पहली बार देखा। नन्ही सी, घुटनों के बल घास पर रेंगती हुई राजकुमारी, जो शायद अपनी दाई और रानी मां की नजरों से छुपकर वहां आ गई थी। जैसे ही वो मेरे पास आई, मेरे मन में एक योजना ने जन्म लिया। अगर किसी तरह मेरा बेटा बड़ा होकर इसी राजकुमारी से विवाह कर ले तो हमारी तकदीर ही बदल जाएगी। हां, इस सपने को सच करने के लिए मुझे करीब 20-21 साल इंतजार करना पड़ता, लेकिन उस समय मेरे लिए इतना लंबा इंतजार भी मंजूर था, क्योंकि मेरा इरादा पक्का था। मैंने सोचा कि अगर मैं राजकुमारी को चुपचाप अगवा कर लूं, उसकी परवरिश अपने घर में करूं, और जब वह बड़ी हो जाए तो अपने बेटे से उसका विवाह करवा दूं, तो उसके बाद मैं खुद राजा के पास जाकर कह सकता हूं कि यह वही बेटी है जो बरसों पहले खो गई थी। यकीनन राजा खुशी से झूम उठता और मेरे बेटे को अपना दामाद बना लेता। गोविंद थोड़ी देर को रुका, फिर शिवनाथ की तरफ देखते हुए अपनी बात पूरी करने लगा। मालिक, आप सोच रहे होंगे कि अगर राजा पूछता कि मुझे राजकुमारी कहां से मिली तो मैं क्या कहता, तो उसका भी उपाय मैंने पहले से सोच रखा था। मेरी एक दूर की रिश्तेदार, मेरी मौसी की बेटी, पड़ोसी राज्य में रहती है। मैंने ठान लिया था कि राजकुमारी को वहां छोड़ आऊंगा, और अगर राजा कभी सवाल करता तो वह कह सकती थी कि ये लड़की उसे बरसों पहले जंगल में मिली थी। इस योजना के मुताबिक मैंने राजकुमारी को बाग से उठाकर घास के गट्ठर में छुपाया और घर ले आया। उसके लापता होने से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। चारों तरफ खोजबीन हुई, लेकिन राजकुमारी मिलती कैसे? वह तो मेरे घर के तहखाने में छिपी थी। धीरे धीरे मामला शांत हो गया। मेरी पत्नी को भी पूरी बात मालूम थी। वह बेटे की देखभाल भी करती और राजकुमारी का ध्यान भी रखती थी। फिर एक दिन मैंने नौकरी छोड़ दी और राजकुमारी को अपनी मौसी की बेटी के पास छोड़ने का फैसला किया। उसे अच्छी तरह कपड़े में लपेटकर मैंने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई और चुपचाप वहां से निकल पड़ा। गोविंद ने गहरी सांस लेते हुए अपनी कहानी आगे बढ़ाई। मालिक, मेरी पत्नी मेरे इरादे से बहुत खुश थी। उसे लगता था कि जब उसका बेटा राजकुमारी से ब्याह करेगा तो वह पूरे मोहल्ले में गर्व से सिर ऊंचा करके चलेगी। मैं जब घोड़ा गाड़ी लेकर निकल रहा था तो वह दरवाजे पर खड़ी मुझे जाते हुए देखती रही।
लेकिन मैं थोड़ी ही दूर गया था कि मेरे मन में ख्याल आया कि राजकुमारी रास्ते में भूख या प्यास से न रोने लगे। कुछ इंतजाम करना होगा। मैं गाड़ी को मोड़कर वापस घर आ गया। घर में सन्नाटा था। शायद मेरी पत्नी पड़ोस में गई थी। मैंने आंगन में पड़ी चारपाई से दूध की बाल्टी उठाई, घड़े से पानी पिया और देखा कि चूल्हे पर बकरी का मांस अभी भी पक रहा है। 2-3 टुकड़े निकाल कर खा लिए और जैसे ही नजर ऊपर उठाई तो देखा कि तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी तमाम कीमती चीजें वहीं रखी थीं और पत्नी को कितनी बार कहा था कि उसे हर बार अच्छे से बंद किया करे। गुस्से में आकर मैंने नीचे जाकर दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और चाबी कमरे में रख दी। फिर घोड़ा गाड़ी में बैठकर दोबारा निकल पड़ा। घर से निकले ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि एक काफिला सामने से मिला जो उसी दिशा में जा रहा था जहां मुझे जाना था। मैंने भी उनके साथ सफर शुरू कर दिया। दोपहर होने पर हम एक हरी भरी जगह पर रुके ताकि खाना खा सकें। पर अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक डाकुओं का हमला हो गया। काफिले में ज्यादातर व्यापारी थे। डाकुओं ने सबका माल लूट लिया, कई लोगों को मार डाला और बहुतों को घायल कर दिया। जब वे मेरी तरफ बढ़े तो मैं राजकुमारी को गोद में लेकर भागा, लेकिन वे मुझे पकड़ ही चुके थे। डाकुओं के सरदार ने मेरी गोद से राजकुमारी को छीनते हुए कहा, "ये बच्ची तो बड़ी प्यारी है, बड़ी होकर हमारे काम आएगी, हम इसे पाल लेंगे।" मेरा सारा सपना पल भर में बिखर गया। लौटना अब नामुमकिन था क्योंकि मैं अपनी मौसी की बेटी के घर के पास ही पहुंच चुका था। भारी मन लेकर उसके घर गया। उसने मेरी खूब खातिर की, पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। 3 दिन वहां रुकने के बाद मैं वापस अपने घर लौटा और जो नजारा वहां देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वैसे का वैसा था, सब कुछ वैसा ही पड़ा था जैसे मैंने छोड़ा था। यहां तक कि चूल्हा बुझ चुका था, लेकिन मांस की पतीली अभी भी चूल्हे पर छड़ी थी। मन ही मन सोचता रहा, यह क्या माजरा है? मेरी पत्नी कहां चली गई? तभी अचानक मुझे ख्याल आया, कहीं मैंने तहखाने का ताला तो नहीं बंद कर दिया था जब वह नीचे थी। दिल जोर से धड़कने लगा। दौड़कर तहखाने का दरवाजा खोला और सीढ़ियों के पास देखा। मेरी पत्नी और बेटा दोनों भूख प्यास से तड़प कर दम तोड़ चुके थे। गोविंद की आवाज भर्रा गई और आंखों में पछतावे का सैलाब उमड़ पड़ा। मालिक, जब तहखाने का दरवाजा खोला और अपनी बीवी और बेटे को बेसुध पड़ा देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें थम गईं। मुझे लगा था कि वो पड़ोस में गई होगी, पर सच्चाई यह थी कि वो किसी जरूरी काम से तहखाने में गई थी और मैंने बिना देखे बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। वो जरूर चिल्लाई होगी, आवाज लगाई होगी, लेकिन उस तहखाने की दीवारें इतनी मोटी थीं और दरवाजा इतना भारी था कि उसकी आवाज बाहर तक आ ही नहीं सकी। मैं फूट फूट कर रोया, लेकिन अब क्या हो सकता था? राजा की नौकरी पहले ही छोड़ चुका था। कुछ दिन बाद आपके पिताजी यानी बड़े मालिक के पास काम पकड़ लिया। शिवनाथ ने बेसब्री से पूछा, तो क्या वो राजकुमारी आज भी उन्हीं डाकुओं के पास है? गोविंद ने सिर हिलाया और धीरे से बोला, यही बताने आया हूं मालिक। आज मैंने उन्हीं डाकुओं में से एक को एक खूबसूरत सी लड़की को गिरधारी लाल नाम के व्यापारी को बेचते देखा, और जब मैंने बात छेड़ी तो उसने खुद मान लिया। यही वो लड़की है जो उस दिन मेरी गोद से छीन ली गई थी। अब आप सोचिए, अगर आपकी शादी उसी राजकुमारी से हो जाए तो आपकी जिंदगी तो बन जाएगी। राजा की कोई और संतान नहीं है और अब वो बूढ़ा भी हो गया है। कुछ ही समय में वो अपना राजपाट भी आपको सौंप देगा। ये सुनकर शिवनाथ की आंखों में चमक आ गई, होंठों पर मुस्कान आई, मगर अगले ही पल वो कुछ सोचकर उदास हो गया। लेकिन गोविंद बाबा, गिरधारी लाल के कब्जे से उस राजकुमारी को छुड़ाना तो बहुत मुश्किल है। गोविंद ने पूरी निश्चिंतता से कहा, मालिक, जब तक मैं हूं आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कल ही राजकुमारी को आपके सामने न लाऊं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। शिवनाथ ने चैंक कर पूछा, पर करोगे क्या? गोविंद की आंखें खिड़की की तरफ उठ गईं, जहां एक सुंदर पिंजरे में रंग बिरंगे पंखों वाला एक नन्हा पंछी बैठा था। उधर दूसरी तरफ गिरधारी लाल के आलीशान आंगन में कणिका की आंखें भी उसी पिंजरे पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर कुछ अनकही खुशी की चमक थी। पंछी को बेचने के लिए एक गहरा रंग पहने हुए व्यापारी ने उसे वहां लाया था।
गिरधारी लाल ने उस परिंदे को देखकर कहा, देखो कणिका, इसके पंख कितने लाजवाब हैं। और वो कणिका को निहारकर खुश हो रहा था। व्यापारी बोला, सरकार, यह कोई आम परिंदा नहीं है। आपने आज तक ऐसा पंछी कभी नहीं देखा होगा। गिरधारी लाल जैसे ही उस रंग बिरंगे बोलने वाले परिंदे को देख रहा था, तभी पंछी बेचने वाला बोला, इस अनोखे परिंदे की कीमत पिंजरे समेत सिर्फ सोने का सिक्का है। गिरधारी लाल ने मुस्कुराते हुए बिना मोल भाव किए सोने का एक सिक्का उसकी हथेली पर रख दिया और वो आदमी ढेरों दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। तकदीर सिंह ने जिज्ञासावश पिंजरे में उंगली डाली और उस प्यारे परिंदे की पूंछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन परिंदा अचानक मनुष्य की आवाज में बोल पड़ा, अरे ओ, छूना मत मुझे वरना काट खाऊंगा। उसकी आवाज सुनते ही तकदीर सिंह ऐसे उछला जैसे किसी ने उसके कान में शंख फूंक दिया हो और झट से उंगली बाहर निकाल ली। ये देखकर कणिका खिलखिला उठी, अरे वाह, तुम तो बोलते भी हो प्यारे परिंदे। परिंदा तपाक से बोला, हां, मैं बोलता हूं, और तू क्यों जल रही है? परिंदे की यह शरारत भरी बात सुनकर कणिका इतनी हंसी कि आंखों से आंसू आ गए। तकदीर सिंह ने मुस्कुराकर पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? परिंदा बोला, मेरा नाम भी कणिका है। यह सुनकर तकदीर सिंह चौंका, लो बहन कणिका, यह तो तुम्हारा ही हम नाम निकला। इसके बाद वो दोनों उस बोलने वाले परिंदे से मजेदार बातें करने लगे। पिंजरे में कैद वो छोटा पंछी मानो किसी रंगीन कहानी का हिस्सा बन गया हो और गिरधारी लाल का घर किसी पुराने किस्से की दुनिया में बदल गया हो। तभी नाश्ते के बाद विक्रम बाहर चला गया और थोड़ी ही देर में गिरधारी लाल का सेवक भीतर आया। मालिक, एक बूढ़ा व्यक्ति आपसे मिलने आया है। गिरधारी लाल ने सहजता से कहा, अगर भूखा है तो उसे खाना खिलाओ और अगर कोई जरूरत है तो पूरी करो। जो भी मांगे दे दो। सेवक बोला, सरकार, उसने कुछ नहीं मांगा है, बस इतनी सी बात है कि वो आपसे मिलना चाहता है। गिरधारी लाल ने हामी भरी और सेवक चला गया। कुछ ही पलों बाद वो बूढ़ा भीतर आया, बेहद उदास चेहरा, कांपते कदम, थके हुए हाथ, और जैसे ही गिरधारी लाल के पास पहुंचा वह उनके पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। गिरधारी लाल ने तुरंत उसे अपने पास बिठाया और बहुत ही अपनेपन भरे लहजे में कहा, शरे भाई, बताइए आपको क्या दुख है? अगर आपकी तकलीफ मेरे बस की बात हुई तो मैं उसे दूर करने की हर कोशिश करूंगा। बूढ़े ने आंसू पोंछे और टूटती आवाज में कहा, सरकार, ये परिंदा जो अब आपके पास है, ये मेरे छोटे भाई का था। ये कोई साधारण परिंदा नहीं है, ये इंसानों की तरह बोल सकता है। मेरा छोटा बेटा इस परिंदे से बहुत जुड़ा हुआ था, हर वक्त इसके साथ खेलता, बातें करता और इसके बिना खाना भी नहीं खाता था। लेकिन न जाने आज मेरे छोटे भाई को क्या सूझा कि वो इस परिंदे को बेच आया। बस मेरा दिल टूट गया मालिक। बूढ़े की आंखों से बहते आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो कांपती आवाज में बोला, इस परिंदे की तलाश में मेरा बेटा बुरी तरह टूट चुका है। अगर यह उसे वापस नहीं मिला तो शायद वो आज शाम तक जीते जी दम तोड़ देगा। जब मैं घर से निकला था तब वो बार बार बेहोश हो रहा था। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया ये परिंदा मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपने बेटे की जान बचा सकूं। अगर वो नहीं बचा तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। यह सुनकर गिरधारी लाल और कणिका दोनों का चेहरा उदास हो गया। गिरधारी लाल ने ठंडी सांस लेकर कहा, बड़े मियां, अगर इस प्यारे परिंदे से तुम्हारे बेटे की जान बच सकती है तो जरूर इसे अपने साथ ले जाओ। बूढ़े की आंखों में एक चमक आ गई। उसने कृतज्ञता से कहा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मेरे भाई ने बताया था कि आपने इसे खरीदने के लिए एक सोने का सिक्का दिया था। मैं वहीं लेकर आया हूं, ये लीजिए। उसने जेब से एक चमकता सोने का सिक्का निकालकर गिरधारी लाल की ओर बढ़ा दिया, लेकिन गिरधारी लाल मुस्कुराकर बोले, इसे अपने पास ही रखो। कणिका ने पिंजरा उसके हाथों में देते हुए भावुक होकर कहा, बाबा, यह परिंदा इतना प्यारा और समझदार है कि इसे अपने से अलग करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन अगर बात तुम्हारे बेटे की जान की है तो मैं इसे खुशी खुशी सौंपती हूं। बूढ़े ने कांपते हाथों से पिंजरा थाम लिया, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, जैसे कोई डर उसे भीतर से खाए जा रहा हो। गिरधारी लाल ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या हुआ भाई?
आप अब भी कुछ परेशान दिख रहे हैं। बूढ़ा बोला, कृष सरकार, मेरे भाई को यकीन है कि आप ये परिंदा मुझे नहीं देंगे। अगर मैं इसे वापस घर ले गया तो वो यही समझेगा कि मैंने उसके घर से चोरी कर लिया। वो मुझे हर तरफ बदनाम कर देगा। गिरधारी लाल ने गंभीरता से पूछा, तो इसका हल क्या हो सकता है? बूढ़ा बोला, बस आप एक कागज पर लिख दीजिए कि आपने खुद इस परिंदे को मेरे हवाले किया है। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बात छोटी थी और वह बूढ़ा जितनी विनम्रता से गिड़गिड़ा रहा था, गिरधारी लाल ने एक कागज पर लिखा कि वह परिंदा अब गोविंद के हवाले किया जा रहा है और अपनी मुहर लगाकर कागज उसके हाथ में दे दिया। बूढ़ा चेहरे पर झूठी खुशी की मुस्कान लिए वहां से चलता बना। गिरधारी लाल और कणिका संतुष्ट थे कि उन्होंने एक बच्चे की जान बचाने में मदद की, लेकिन तकदीर सिंह का दिल बेचैन हो उठा। बूढ़े के जाते ही वह भी तुरंत उठा और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। असल में वो बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह चालाक गोविंद था, जो रईस शिवनाथ का आदमी था। बीती रात ही उसे पता चल गया था कि गिरधारी लाल ने जो नई दासी खरीदी है वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि असली राजकुमारी है और उसका नाम है कणिका। नाम पता चलते ही गोविंद ने उस बोलने वाले परिंदे को पूरी रात यही रटवाया कि जब गिरधारी लाल के पास पहुंचे तो अपना नाम कणिका बताए। इस तरकीब से उसने ऐसी चाल चली कि कोई पकड़ ही न सके। शिवनाथ गोविंद की इस चालाकी से बेहद खुश था। उसे लगने लगा था कि अब राजकुमारी बहुत जल्दी उसके कब्जे में होगी। गोविंद ने गिरधारी लाल की भलाई और सादगी का फायदा उठाया था और अब वह गिरधारी लाल की लिखी हुई तहरीर को मुट्ठी में भींचे, जिसमें लिखा था, कणिका को गोविंद के हवाले कर रहा है। गोविंद को जरा भी अंदाजा नहीं था कि तकदीर सिंह उसकी चालाकियों के पीछे किसी परछाई की तरह चल रहा है, जो उसके शब्दों और हाव भाव से पहले ही कुछ गड़बड़ महसूस कर चुका था। वह मन ही मन ठान चुका था कि इस बूढ़े की असली सूरत सामने लाए बिना चैन नहीं लेगा। थोड़ी ही देर में गोविंद तेजी से प्रवेश के घर के भीतर दाखिल हो गया और तकदीर सिंह भी उसकी नजर से बचते हुए चुपचाप पीछे पीछे घर के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि गोविंद एक कमरे में घुसा है तो वह दबे पांव घर की पिछली तरफ घूम गया। वहां एक खुली खिड़की दिखी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वह धीरे से खिड़की के पास छुपकर बैठ गया और अपनी गर्दन जरा ऊंची करके अंदर झांका। उसे कमरे के भीतर दो परछाइयां दिखीं, शिवनाथ और गोविंद की। अब वह उनके चेहरे तो नहीं देख सकता था, मगर हर बात साफ साफ सुन पा रहा था। गोविंद बड़ी अकड़ के साथ शिवनाथ से कह रहा था, मैंने उस सीधे साधे गिरधारी लाल को बड़ी आसानी से बहका लिया। उसने अपनी मुहर लगाकर यह कागज मुझे सौंप दिया है। अब राजकुमारी कणिका मेरी हो गई है। राजकुमारी कणिका? तकदीर सिंह का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो क्या मेरी बहन असल में एक राजकुमारी है? वो कुछ पल के लिए चौंक गया, लेकिन शिवनाथ की आवाज ने उसे फिर से ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर दिया। शिवनाथ कह रहा था, गोविंद बाबा, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। मैंने हमेशा तुम्हारी चालों की कदर की है। बस एक बार मैं राजकुमारी से विवाह कर लूं, फिर जैसे ही राजा मुझे गद्दी सौंपेगा, मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा सलाहकार बना दूंगा। गोविंद खुशी से चहक उठा। मालिक, आप राजा और मैं सलाहकार, हम अपने राज्य को खुद से संपन्न बना देंगे। मगर शिवनाथ बीच में बोल पड़ा, अरे ये सब बात की बातें हैं। अभी 2 घंटे बाद मैं गिरधारी लाल के पास जाकर कहूंगा कि कणिका को मेरे हवाले कर दे, और अगर उसने टाल मटोल की तो मैं सीधा दरबार में जाकर शिकायत करूंगा। वहां का न्यायाधीश तो हमारी तरफदारी करेगा ही, वो गिरधारी लाल की बातों पर यकीन नहीं करेगा। गोविंद ने थोड़ा डरते हुए कहा, मालिक, बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे इस बोलने वाले परिंदे से खतरा महसूस हो रहा है। इसे मेरी रात की सारी बातें पता हैं। अगर इसने किसी के सामने सब उगल दिया तो हमारी मुसीबत बन जाएगी। शिवनाथ गहरी सांस लेते हुए बोला, सच कह रहे हो? यह परिंदा तो वाकई हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। गोविंद ने धीमे स्वर में कहा, मालिक, मेरा तो यही सुझाव है कि इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। लेकिन शिवनाथ झिझक गया। पर मैंने इसे बहुत सी दौलत देकर खरीदा था। गोविंद बोला, मालिक, दौलत तो फिर से आ जाएगी। कुछ ही दिनों में जब आप राजा बनेंगे तब खजाना आपके कब्जे में होगा। उस वक्त एक परिंदे की कीमत क्या होगी?
राजा का खजाना सुनकर शिवनाथ की आंखों में लालच चमकने लगा। वह बोला, ठीक है, इस परिंदे को खत्म करना ही ठीक होगा, वरना अगर इसने न्यायालय में कुछ भी कह दिया तो हम फंस जाएंगे। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, तुम इसे खत्म करके बाग के किसी कोने में दफना देना। तभी अंदर से एक कंपाती सी आवाज आई, मालिक, मेरी जान मत लीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आपके सारे राज मेरी जुबान में ही दफन रहेंगे। बोलने वाला परिंदा दर्द और डर से चीख उठा था और खिड़की के बाहर तकदीर सिंह की मुट्ठी गुस्से से भिंच गई थी। जैसे ही वह बोलने वाला परिंदा उन दोनों की बातें सुन रहा था, उसने उत्साह में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शिवनाथ उसकी तरफ बिना देखे ही कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही गोविंद परिंदे की ओर घूरते हुए बोला, परिंदे भैया, मैं जरा जाकर छुरी को तेज कर लूं, फिर तुम्हारा गला काटकर तुम्हें बाग में दबा दूंगा और तुम्हारी कब्र पर गुलाब के फूल भी डाल दूंगा। यह कहकर वह भी कमरे से निकल गया। पिंजरे में बंद परिंदा डर से कांपने लगा, पंख फड़फड़ाने लगे और उसके छोटे से दिल की धड़कनें तेज हो गईं। खिड़की के बाहर छुपा बैठा तकदीर सिंह सब कुछ सुन चुका था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि यह परिंदा इन चालाकों के सारे राज जानता है। वह बिना वक्त गंवाए खिड़की से फुर्ती से कूदा, पिंजरे को उठाया और उसी तेजी से बाहर निकल गया। फिर वह बाग की दीवार लांघकर एक ओर दौड़ गया। थोड़ी देर बाद जब गोविंद छुरी लेकर कमरे में लौटा तो वह हैरान रह गया। परिंदा गायब था। वह तुरंत दौड़ता हुआ शिवनाथ के पास गया और बताया कि पिंजरा खाली है, लेकिन शिवनाथ जरा भी परेशान नहीं हुआ। उसने बड़े आराम से कहा, जिस आदमी से मैंने यह परिंदा लिया था वह दूर दराज के पहाड़ों में रहने वाला एक तांत्रिक था। उसने मुझे बताया था कि अगर यह परिंदा कभी अचानक गायब हो जाए तो डरना मत, बस उस जगह जहां पिंजरा रखा था वहां एक प्याले में पानी भरकर उसमें गुलाब की 3 पत्तियां डाल देना। ठीक रात के 12 बजे परिंदा अपने पिंजरे समेत वहीं लौट आएगा। तांत्रिक ने कहा था कि यह सब बातें जादुई हैं और हमें समझ नहीं आएंगी। वैसे यह पहली बार है जब परिंदा ऐसे गायब हुआ है। उसकी बात सुनकर गोविंद का शक मिट गया और वह गुलाब की पत्तियों और पानी का इंतजाम करने चला गया। उधर तकदीर सिंह जो परिंदे को लेकर भागा था, एक सुनसान जगह पहुंचते ही बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीना था। उसने पिंजरा जमीन पर रखा और वहीं बैठ गया। परिंदा उसे देख मुस्कुराया और भावुक होकर बोला, तुमने मुझे इन बेरहम लोगों से बचाकर मेरी जान बचाई है, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तकदीर सिंह ने राहत की सांस ली और बोला, शुक्र है कि तुम बच गए। मैं इस चालबाज बूढ़े को भली भांति जानता हूं, वह तुम्हें भी मार डालता। कुछ पल बाद तकदीर सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जानते हो कि बहन कणिका इस राज्य की राजकुमारी है? परिंदे ने तुरंत जवाब दिया, हां, मैं जानता हूं। गोविंद ने उसे तब अगवा किया था जब वह सिर्फ 1.5 साल की थी। उसकी योजना थी कि जब कणिका बड़ी हो जाए तो उसका विवाह अपने बेटे से करा दे, ताकि उसका परिवार ही राज्य पर राज करे। मगर उसकी लालच और मूर्खता की वजह से उसकी पत्नी और बेटा मारे गए और राजकुमारी डाकुओं के हाथ लग गई। अब वह चाहता है कि कणिका की शादी अपने मालिक प्रवेश से करा दे, ताकि बदले में उसे धन दौलत मिले। शिवनाथ ने वादा किया है कि वह राजा बनते ही उसे अपना खास सलाहकार बना देगा। यह सब सुनकर तकदीर सिंह का चेहरा तमतमा उठा। वह बोला, ये दोनों बेहद चालाक और नीच लोग हैं। मैं अभी जाकर राजा को सब कुछ बताता हूं। प्यारे परिंदे, क्या तुम यह सारी बातें राजा के सामने कह सकोगे? परिंदे ने सिर हिलाकर हामी भरी और बोला, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो गोविंद अब तक मुझे मार चुका होता। अब मैं तुम्हारा हूं, जो कहोगे वही करूंगा। उसकी बात सुनकर तकदीर की आंखें नम हो गईं। कुछ ही देर बाद राजा के सामने यह पूरी कहानी रखी गई। राजा की आंखों से मानो आग निकल रही थी। उसने गुस्से में कहा, हम इस बेईमान गोविंद को किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। इसी के कारण हमें और हमारी रानी को अपनी बेटी से इतने साल दूर रहना पड़ा और हमारी राजकुमारी ने न जाने कितनी तकलीफें सही हैं। रानी को जैसे ही यह खबर मिली कि उनकी गुमशुदा राजकुमारी मिल गई है, उनका धैर्य बेकाबू हो गया। कभी खुशी से हंसने लगती
तो अगले ही पल आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। राजा ने उन्हें प्यार से संभाला, उनका हाथ थामा और भरोसा दिलाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वह खुद भी बेटी से मिलने को बेचैन हो उठा और तैयारी करने लगा। मन में एक अजीब सी हलचल थी। एक पिता जो बरसों से अपनी संतान के लिए तरस रहा था। उसने कपड़े पहने, तलवार कमर से लगाई और 8 सैनिकों के साथ महल से निकल पड़ा। साथ में था वही नन्हा बहादुर लड़का तकदीर सिंह, जिसकी वजह से उसे यह सच्चाई जानने को मिली थी। यह खबर किसी और को नहीं दी गई थी, क्योंकि डर था कि अगर यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई तो गोविंद और शिवनाथ सतर्क हो जाएंगे और भाग खड़े होंगे। कुछ ही देर में राजा का दल गिरधारी लाल के घर पहुंचा, जहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी। राजा को देखकर लोग एक ओर हट गए और रास्ता बना दिया। गिरधारी लाल और उसका बेटा विक्रम वहां पहले से मौजूद थे। उनके सामने गोविंद और शिवनाथ खड़े थे। तकदीर सिंह ने आगे बढ़कर ऊंची आवाज में कहा, यही हैं वो 2 धोखेबाज, गोविंद और शिवनाथ, इन्हें अभी पकड़ लो। राजा ने एक नजर में सब समझ लिया और सैनिकों को इशारा किया। अगले ही पल दोनों पकड़े जा चुके थे। राजा ने गिरधारी लाल की ओर देखा और कहा, ये दोनों कणिका को ले जाने आए होंगे। इस बच्चे ने हमें सब सच बता दिया है। गिरधारी लाल ने सिर हिलाया और कहा, हां महाराज, ये बूढ़ा बहुत चालाक है। इसने पहले एक बोलने वाला परिंदा मेरे पास भेजा, फिर खुद आया और कहानियां सुनाई कि अगर यह परिंदा वापस नहीं गया तो इसका बेटा मर जाएगा। मैंने दया में आकर परिंदा दे दिया और तब इसने एक चाल चली। एक कागज पर मुझसे लिखवा लिया कि कणिका को मैंने इसके हवाले कर दिया है, और कणिका नाम उसी परिंदे का भी था। अब ये लोग मुझसे कह रहे हैं कि कणिका, जो कि मेरी बहू बनने वाली है, उसे इनके हवाले कर दूं। राजा का चेहरा सख्त हो गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इन दोनों को कैद में डाल दो। फिर वह गिरधारी लाल के साथ घर के भीतर चला गया। गिरधारी लाल ने राजा को पूरे सम्मान से बैठाया, मगर अब भी उसके मन में एक सवाल था। तभी राजा ने कहा, गिरधारी लाल, शायद तुम नहीं जानते, मगर कणिका कोई साधारण लड़की नहीं है। वह मेरी खोई हुई बेटी है। यह सुनकर गिरधारी लाल और विक्रम जैसे पत्थर के हो गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तकदीर सिंह किनारे खड़ा उनकी हैरानी देख मुस्कुरा रहा था। राजा ने आगे कहा, इस सच्चाई का पता लगाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ तकदीर सिंह को जाता है। इस छोटे से लड़के ने अपनी समझदारी और साहस से दोनों चालबाजों की पूरी योजना मिट्टी में मिला दी। अब मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं, वह कहां है? तकदीर सिंह भागा भागा गया और कणिका को बुला लाया। राजा ने कणिका का हाथ थामा, उसकी कलाई पर नजर डाली और वहीं देखी वह खास राज चिन्ह की मुहर, जो जन्म के समय खुद उसके आदेश पर गुदवाई गई थी। उसकी आंखें नम हो गईं, मगर चेहरे पर संतोष था। बेटी मिल गई थी। उसने कणिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, मगर कणिका खुद इस सारे मामले से अनजान थी। वह हैरानी से कभी राजा को देख रही थी तो तभी तकदीर सिंह ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, कणिका बहन, ये हैं हमारे राजा साहब और तुम्हारे पिताजी। तकदीर सिंह की बात सुनते ही कणिका की आंखें भर आईं। वह दौड़कर अपने पिता से लिपट गई और बिलख बिलख कर रोने लगी, जैसे बरसों से रुकी हुई कोई नदी आज बह निकली हो। राजा भी खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। यह वो पल था जब एक बिछड़ा हुआ पिता और उसकी बेटी बरसों बाद मिले थे। तकदीर सिंह ने थोड़ी देर बाद धीरे से विक्रम से पूछा, विक्रम भाई, ये दोनों क्यों रो रहे हैं? विक्रम ने भी उतनी ही नरमी से जवाब दिया, ये खुशी के आंसू हैं भाई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कणिका को उसके अपने मां बाप फिर से मिल गए। कुछ देर तक सब यूं ही बैठे रहे। फिर राजा कणिका को साथ लेकर महल की ओर रवाना हो गया। अगली सुबह जैसे पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। राजकुमारी के मिल जाने की खुशी में राजा ने तकदीर सिंह, गिरधारी लाल और विक्रम को महल में भोजन पर बुलाया। शहर में ढोल नगाड़े बजे, रंग बिरंगी झंडियां सजाई गईं और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गईं। जब वे तीनों महल पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश में रंग बिरंगी आतिशबाजी छोड़ी गई और उन पर सोने चांदी के सिक्के लुटाए गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, देखा कि कणिका अपनी मां के गले में बाहें डाले बैठी है, मगर मेहमानों को देखते ही वह तुरंत उठी
और दौड़कर तीनों को लेकर मलका के पास पहुंची। उसने मुस्कुराते हुए मलका को सबका परिचय कराया और जब तकदीर सिंह सामने आया तो उसने उसे कसकर गले से लगा लिया, मानो अपना छोटा भाई मिल गया हो। राजा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, इस नन्हे बहादुर ने ही हमारी बेटी को हमसे मिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। हम इससे बेहद खुश हैं और इसके इस काम के लिए इसे 5 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। यह सुनकर सभी ने तालियां बजाईं, मगर तकदीर सिंह के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखी। यह बात राजा की नजर से छिपी नहीं रही। उसने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, क्या हमारे इनाम से तुम खुश नहीं हो? अगर कम लग रहा है तो हम इसे और बढ़ा देते हैं। तकदीर सिंह ने बड़ी सादगी से कहा, नहीं महाराज, इनाम बहुत बड़ा है और यही तो मेरी चिंता है। मैं तो पड़ोसी गांव का रहने वाला हूं। इतने सारे सिक्के तो मैं उठा भी नहीं सकता और ना ही मेरा ऊंट इन्हें ले जा सकता है। आप मेहरबानी करके इसे घटाकर सिर्फ 5 सिक्के कर दें, ताकि मैं उन्हें अपनी जेब में डालकर आसानी से अपने साथ ले जा सकूं। उसकी मासूमियत पर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा खुद भी खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, चिंता मत करो, हम इसका भी इंतजाम कर देंगे। फिर राजा ने गिरधारी लाल की तरफ देखकर कहा, तुम बहुत नेक और सच्चे इंसान हो। जिस भाव से तुमने कणिका को अपनी बहू बनाने का निश्चय किया था वह हमें बहुत भाया। हम वादा करते हैं कि तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। कणिका और विक्रम की शादी जल्द ही करवाई जाएगी। राजा के इस फैसले से विक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका चेहरा खिल उठा। कणिका भी वहीं बैठी थी। उसने शर्माते हुए सिर झुका लिया और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। अपनी बेटी की खुशी देख मलका की आंखें भी चमक उठीं और उन्होंने कणिका को प्यार से गले से लगा लिया, जैसे पूरा संसार फिर से उनकी गोद में लौट आया हो। कुछ देर बाद सब लोग विदा होकर अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन तकदीर सिंह वहीं 4-5 दिन और रुका रहा और इन्हीं दिनों में कणिका और विक्रम की शादी भी हो गई। शादी की खुशियों के बीच अब तकदीर सिंह को अपने घर की याद सताने लगी थी। वो बार बार विक्रम से कहने लगा कि उसे अपने गांव लौटना है। आखिरकार एक दिन विक्रम ने उसका हाथ थामा और दोनों उसके गांव की ओर चल पड़े। साथ में उनका प्यारा घोड़ा तूफान भी खुशी खुशी चल रहा था और राजा की तरफ से दिया गया खजाना 5 लाख सोने के सिक्के भी 50 सैनिकों की निगरानी में उनके साथ जा रहा था। जब तकदीर सिंह अपने गांव पहुंचा तो उसके मां बाप की आंखों में चमक आ गई। वो अपने बेटे को गले लगाकर जैसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी पा चुके थे। उसका बड़ा भाई लकी सिंह भी उसे देखकर हैरान था, खासकर विक्रम को इतने सैनिकों के साथ देखकर मानो किसी राजा का बेटा आ गया हो। जब तकदीर सिंह ने सबको पूरी कहानी सुनाई तो उनके चेहरों पर चौंकने की जगह अब गर्व और संतोष था। और जब खजाने की थैलियां खोली गईं और सोने के सिक्कों की चमक फैली तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पिताजी की तबीयत जैसे चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। उन्होंने तुरंत विक्रम के ठहरने का इंतजाम किया और मां स्वादिष्ट खाने की तैयारी में लग गईं। लकी सिंह तूफान को वापस घर देखकर इतना खुश हुआ कि उसे टहलाकर बाहर मैदान में ले गया। इसी बीच विक्रम ने तकदीर सिंह से कहा, जब तक तुम्हारी अम्मा खाना बनाती हैं, क्यों ना हम मंगू डाकू के अड्डे पर जाकर उसे सबक सिखा दें। तकदीर सिंह को भी यह बात ठीक लगी। दोनों ने सैनिकों को साथ लिया और निकल पड़े उस जगह की ओर जहां मंगू डाकू का ठिकाना था। वहां पहुंचकर विक्रम ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपने हथियार लेकर बगीचे के बड़े बड़े पेड़ों के पीछे छिप जाएं। मंगू इस वक्त अपने घर में ही था। उसने खुद को सूखी मिर्चों का व्यापारी बताकर इलाके में ईमानदार आदमी की पहचान बना रखी थी, मगर असलियत यह थी कि रात को वह डाके डालता था। तकदीर सिंह ने उसके दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। मंगू ने खुद दरवाजा खोला और तकदीर को सामने देखकर एक पल के लिए चौंका, फिर गुस्से से चीखते हुए बोला, अबे मुर्गी के अंडे, तुझे तो भोलाराम ने कणिका के साथ बेच दिया था, तू यहां कैसे आ गया? तकदीर ने पीछे खड़े विक्रम की ओर देखा और कहा, यही है मंगू डाकू। विक्रम ने बिना देर किए अपनी तलवार निकाल ली और गरजते हुए बोला, अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो बिना बहस के पकड़ में आ जा, वरना अभी यहीं खत्म कर दूंगा। मंगू ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है।
मेरा नाम रामलाल है और मैं तो बस मिर्च का व्यापारी हूं। मगर विक्रम उसकी आंखों में झूठ पड़ चुका था। उसने गुस्से से कहा, तेरे जैसे धोखेबाज ने उस लड़की को बहुत दुख दिए हैं। अब मैं तुझसे उसका हिसाब लेने आया हूं। इतना कहकर विक्रम ने सैनिकों को इशारा किया और पेड़ों के पीछे से सब तलवारें खींचते हुए अंदर घुस आए। जोरदार भिड़ंत हुई। कुछ डाकू वहीं ढेर हो गए और बाकी डरकर अपने हथियार फेंककर आत्मसमर्पण करने लगे। सिपाहियों ने सब डाकुओं के हाथ पांव कसकर बांध दिए और उन्हें एक कमरे में बंद कर बाहर से दरवाजा जड़ से बंद कर दिया। फिर विक्रम ने अपने साथियों से कहा कि वे रात भर बारी बारी पहरा दें और किसी को भागने न दें। वह खुद तकदीर सिंह के घर लौट आया और वो पूरी रात वहीं रहा। अगली सुबह होते ही विक्रम ने अपने सैनिकों को साथ लिया और अपने देश की ओर रवाना हो गया। डाकुओं को रस्सियों से बांधकर उन्होंने अपने साथ लाई गई बग्घियों में बिठा लिया था, जो अब सीधे राजा के दरबार में पहुंचाए जाने वाले थे। जब तकदीर सिंह ने उन्हें विदा किया तो उसका मन विचलित था। विक्रम और उसके सैनिक जैसे ही आंखों से ओझल हुए, तकदीर सिंह अपने घर के भीतर चला गया। उसके पास एक थैला था जो वह चंद्रपुर शहर से लाया था। उसने उसे उठाया, तूफान पर चढ़ा और चल पड़ा जानवरों की मंडी के पास वाली उस सराय की ओर। सराय के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने वहीं सराय का नौकर खड़ा था। तकदीर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, लो भाई, अपनी अंजीर संभालो। विक्रम ने थैला लेते हुए हैरानी से कहा, मैं तो सोच रहा था कि तुम इन अंजीरों के साथ मेरा सोने का सिक्का भी ले उड़े होंगे, पर तुम तो बहुत ही सच्चे निकले। तकदीर सिंह ने हंसते हुए एक सोने का सिक्का उसकी ओर बढ़ाया और कहा, यह अंजीर तो मैंने विक्रम भाई के बाग से तोड़ी थी, इसका मोल मैं कैसे ले सकता हूं। विक्रम उसकी ईमानदारी देखकर बेहद खुश हुआ। तकदीर ज्यादा देर वहां नहीं रुका और सीधे अपने घर लौट आया। अब वन वालों की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके पिता ने एक बड़ा सा सुंदर मकान बनवाया और कपड़े का व्यापार शुरू किया, जिसमें लकी सिंह और तकदीर दोनों उनका हाथ बंटाने लगे। तूफान अब भी तकदीर सिंह के पास था, वही घोड़ा जिसने उसकी तकदीर को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया था। जब कभी उसे कणिका और विक्रम की याद आती, वह तूफान पर चढ़ता और पलक झपकते ही उनके पास पहुंच जाता। बाद में उसने वह बोलने वाला पंछी भी आजाद कर दिया, जो फुर्ती से उड़कर परियों की धरती की ओर लौट गया। कुछ ही दिनों बाद राजा ने विक्रम को अपना राजपाट सौंप दिया और अब विक्रम पूरे सम्मान और गरिमा के साथ अपने देश पर राज कर रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, चैनल स्टोरी मग को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आगे और भी मजेदार, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। अगली कहानी तक सपनों में उड़ते रहिए और स्मार्ट बनिए, ऑडियो सुनिए, यानी स्टोरी मग को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।